हेलो बच्चों। उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और नीट के एग्जामिनेशंस के लिए बराबर पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है ये बेसिक मैथमेटिक्स का वीडियो है और ये लास्ट पार्ट है विच इज पार्ट नंबर 2। क्योंकि आप ये जानते हैं कि फिजिक्स में, क्योंकि नीट में बच्चों को फिजिक्स थोड़ी टफ लगती है, जो जनरल एक अवधारणा है या एक ओपिनियन है ये जो आप लोग बताते हैं, वो उसमें से कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से फिजिक्स आपको डिफिकल्ट लगती है। उनमें से एक कारण ये हो सकता है कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स ना आती हो। क्योंकि क्या है ना कि फिजिक्स में जो कुछ भी करेंगे बिना मैथ्स के, थोड़ी बहुत मैथ्स जो हमें सीखनी चाहिए नीट के लिए, वो अगर नहीं आती है तो डिफिकल्टी लेवल काफी बढ़ जाएगा। क्योंकि बोलते हैं कि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, वैसे मैथमेटिकल टूल भी बोलते हैं, लेकिन क्योंकि कोई भी इक्वेशन आप लिखेंगे, कोई भी फॉर्मूला लिखेंगे, मैथमेटिक्स के तहत ही वो फॉर्मूला आएगा। तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था पार्ट नंबर 1। आज फाइनल पार्ट है जो कैलकुलस के बारे में बात करेगा, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में, जो हर जगह या बहुत जगह आप इसका इस्तेमाल करते पाए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स फुल चैप्टर शेड्यूल, इसका पहला पार्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 2 बेटा, जैसा आप देख रहे हैं। और इस पार्ट में कैलकुलस या डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की बात करेंगे। और मैं आपको ये भी अंदाजा दूंगा या बताऊंगा या एक्सप्लेन करूंगा कि कब आपको डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है और कब आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। यानी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, जिससे आप जब ये सीख जाएं तो कहां इसको लगाना है और कहां इसको नहीं लगाना है, इसका भी जानकारी आपके पास रहे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई कर लेते हैं, उनको आता भी है इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत लगाना जो नीट के लिए चाहिए या डिफरेंशिएशन, लेकिन कहां लगाना है इसका उन्हें कोई अता पता नहीं होता। वो भी मैं आपको दूर कर दूंगा लॉजिक, कॉन्सेप्ट या एक्सप्लेनेशन के तहत। चलिए आगे देखते हैं। जो बच्चे ऐसा चाहते हैं कि उनको इस पढ़ाई का प्रेजेंटेशन उनको मिल जाए, वो हेल्प करेगा, तो आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ मैं अपलोड कर दिया करूंगा, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। रही बात आगे बढ़ने की, तो आगे आप देखेंगे तो अरविंद एकेडमी का ऐप भी आता है, जिसमें नीट को लेके भी कुछ कोर्सेज रहते हैं जो रहेंगे, कुछ मटेरियल रहेगा जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। आप इसको भी देख लीजिए। अरविंद एकेडमी ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच करूंगा, जिससे जो बच्चा इंटरेस्टेड हो जाके देख सके और अपना काम बना सके। चलिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक पे आते हैं जो बात हमें करनी थी पार्ट 2 के अंदर, कैलकुलस डिफरेंशिएशन। तो जैसा आप जानते हैं कि ब्रॉडरली जो कैलकुलस है उसके दो पार्ट होते हैं। मैं यहां पर अगर किनारे लिखूं कैलकुलस, जिसको आप कहते हैं कि इसके दो पार्ट हैं, एक है डिफरेंशिएशन जो मैं अभी बात कर रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और एक दूसरा इंटीग्रेशन। ठीक, अब डिफरेंशिएशन की बात करते हैं कि आखिर ये जो डिफरेंशिएशन है वो हमें क्या चीज बताता है और क्या इसका मीनिंग है। ठीक, ऐसे समझते हैं। सपोज करिए मैं, क्योंकि लखनऊ से आपसे बात कर रहा हूं तो मुंह से लखनऊ ही निकलेगा, ये एक लखनऊ से मैं बोल रहा हूं तो LKO लिख देता हूं विच इज लखनऊ, और ये सपोज करिए दिल्ली है, न्यू दिल्ली। अगर एक और कोई बंदा यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक, अब कोई ट्रेन या कोई कार ही ले लेते हैं, कोई कार लखनऊ से दिल्ली जाती है, लखनऊ से चली दिल्ली करीब करीब 500 किलोमीटर का फासला है, और उसको जाने में हम ये मान के चलें कि मान लीजिए लखनऊ से दिल्ली जाने में उसको जो टाइम लगा टोटल, वो लगा 8 घंटे, एक अप्रोक्सीमेट टाइम ले रहे हैं। और कितना चला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस चला 500 किलोमीटर। में क्यों बता रहा हूं समझिएगा। अब अगर हमसे कोई ये पूछे कि भाई आप इस जो कार यहां जा रही थी, कार चाहे तो कार भी एक छोटी सी बना ले, से थोड़ा मजा आता रहे, ऐसी कार बना लेते हैं जो आगे जा रही है। तो ये कार की एवरेज स्पीड की अगर बात की जाए कि भाई इसकी एवरेज स्पीड बताइए, तो आप क्या कहते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मोटा मोटा एवरेज के लिए। तो यहां पर आप टोटल स्पीड की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा देंगे, और जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आपकी स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड यहां पे लिख देना चाहिए। समझिएगा मेरी बात, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि डिफरेंशिएशन क्या बात करता है आपसे। अगर आप ये जानना चाहें कि जो बंदा है ये कहीं खड़ा है रास्ते में, वो ये जानना चाहता है कि जब मेरे सामने से ये कार गुजरती है
उस समय इस कार का स्पीड क्या था। मैं ऐसे खड़ा हूं और ऐसे कार जा रही है, तो जब ये मेरे पास आई कार गुजरते वक्त, तो उस समय उसकी स्पीड क्या थी। आप समझ पा रहे हैं, एवरेज स्पीड नहीं, मेरे सामने जब वो कार पड़ी तब उसकी स्पीड क्या थी। तो आप इस प्रक्रिया को कैसे समझेंगे, आप समझेंगे ऐसे कि पहले हम यहां से यहां तक जब स्पीड ले रहे थे, तो टाइम, अगर यहां का टाइम मैं t1 ले लूं और यहां का टाइम t2 ले लूं, तो ये जो t लिखा है वो क्या है, समय t2 में से t1 घटा दो। यही तो समय लगा 8 घंटे, यही तो 8 घंटे हैं, यही तो 8 घंटे हैं। अब अगर इसके पास तक जाना है तो हम क्या करते हैं, दोनों समयों को कम करते हैं यहां से। मतलब आप इसके पास की वेलोसिटी, इसके पास की स्पीड निकालनी है, तो वो एक्यूरेट स्पीड कैसे निकालेंगे, हम इस t1 t2 के डिफरेंस को, यानी t1 की जगह यहां से यहां तक की, इतने के बीच की एवरेज स्पीड लेने की कोशिश करेंगे, जैसे हमें सही फिगर मिले। फिर इस बात को और कम करेंगे, इसके बीच की लेने की कोशिश करेंगे। ऐसे घटाते घटाते हम इस बंदे के करीब पहुंचेंगे। यानी इस प्रक्रिया में हम कर क्या रहे हैं हम t2 माइनस t1 का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कम कर रहे हैं। और कितना कम करना चाहते हैं कि इस बंदे के पास पहुंच जाए, ये जो डिफरेंस हम लिखते हैं डेल्टा टी, यानी t2 माइनस t1, ये डिफरेंस हमारा पहुंच जाए कितना, टेंडिंग टू 0। जब इनका t2 t1 का जो डिफरेंस है, जो हम कम करते जा रहे हैं, वो आपस में लगभग चिपक जाए, कितना छोटा हो, इतना छोटा हो कि बस 0 होने ही वाला हो, उसके पास कोई गुंजाइश ना हो। जब हम इस t2 माइनस t1 को छोटा करते करते वहां पहुंच जाएंगे, तो इस बंदे के सामने वो जब कार पहुंचेगी तो हमें काफी एक्यूरेट उसकी स्पीड मिल जाएगी, और उस स्पीड को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस क्षण की स्पीड। क्योंकि t2 माइनस t1 को इतना क्लोज कर दिया है कि लगभग वो 0 है, तो वो क्षण हमको मिल गया है ना। बाकी बातें और भी की जा सकती हैं जो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि आप ये समझ पाएं कि डिफरेंशिएशन हमको क्या देता है। तो ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन मैं आपको कर रहा हूं इस समय, कि जब भी आप किसी का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना, तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते जा रहे हैं, और वहां, और इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। तो डिफरेंशिएशन में तोड़ते तोड़ते हम कहां पहुंच गए, जहां t2 माइनस t1 की वैल्यू लगभग 0 है नहीं, होने वाली है। तो जब एवरेज स्पीड की आप बात करते हैं, देखिए एवरेज स्पीड, या बाकी बातें कुछ करेंगे, तो यहां पर आप लिखेंगे एक डिस्टेंस अपॉन डेल्टा टी, भी लिख दीजिए डेल्टा टी। और यहां पर आपने देखा होगा, अगर मैं यहां पर लिमिट लगा दूं कि डेल्टा टी की वैल्यू टेंडिंग टू 0 है और डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, आप देख पा रहे हैं क्या, तो ये जो चीज एवरेज स्पीड थी वो क्या बन जाएगी, उस क्षण की स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसे हम बोल देते हैं क्या, आप अगर इसको x लेके चल रहे हो, तो आप इसको अगर x लेके चल रहे हो, उसको मिटाना थोड़ा मुश्किल जाने वाला है, मिटा गया, क्योंकि d मैं दोबारा लिखूंगा इसलिए मैं उस d को हटाना चाह रहा था। ये कहानी है, तो आप इसी को क्या लिख देते हैं, dx अपॉन dt व्हेन डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। जब ये अंतर इतने कम हो जाएं समय का कि वो लगभग उस क्षण की बात करे, और इसी को हम बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी उस क्षण की स्पीड। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि केवल ऐसा ना हो कि मैं बात करूं और डिफरेंशिएशन समझा के आगे बढ़ जाऊं और आप समझ ही ना पाए कि डिफरेंशिएशन हमारे लिए करता क्या है। तो ये हमेशा भी जब हम dx बाई dt या कोई भी dy बाई dt निकालेंगे, तो ये क्या बताएगा, फिजिकल मीनिंग क्या होगा कि इंस्टेंटेनियस वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो जब और कुछ बातें छोटी सी, एक तो मीनिंग इसका ये हुआ फिजिकल इंटरप्रिटेशन, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि dy बाई dx कहीं आएगा, तो फिजिकल मेजरमेंट में ये रेट मेजर दे देता है, रेट मेजर की कितने समय के हिसाब से कितनी स्पीड से कोई चीज घट रही है या बढ़ रही है। अगर ये पॉजिटिव है तो रेट, इसका मतलब है कि x बढ़ाने पर y भी बढ़ रहा है। मैं हर चीज लिख नहीं रहा हूं, समझ जाइएगा। अगर ये पॉजिटिव, कहीं कहीं निगेटिव भी होता है ऐसे, तो निगेटिव होने का क्या मतलब हो जाएगा कि x को बढ़ाने पर
हमारा y घट रहा है। ये इसका मीनिंग हो जाएगा। इसको हटाओ यहां से, और इसका पॉजिटिव है ये, तो इसका मतलब है कि x को बढ़ाने पर इसका y जो है बढ़ रहा है। ये इसका मीनिंग है। बात समझ में आई होगी। अच्छा, इसी dy बाई dx का या dy बाई dt जो भी बात कर रहे हैं, इसका एक दूसरा मीनिंग होता है बेटा, जिसे हम लोग बोलते हैं कर्व के ग्राफिकल अप्रोच में ग्राफ का स्लोप, यानी वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या रहा? जियोमेट्रिकल मीनिंग लिख देते हैं सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए। तो अगर हम dy बाई dx किसी का निकाल रहे हैं, तो ये क्या चीज होती है? स्लोप। किसी पॉइंट पर, अगर यहां पर कोई ऐसे कर्व है और इस पॉइंट P पर अगर हम निकालना चाहें कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और टेंजेंट का स्लोप m लिखते हैं जो tan थीटा के बराबर होता है, और साथ में dy बाई dx के भी बराबर होगा एट पॉइंट P, यानी इस P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहां रख देंगे आप। बात समझ में आई होगी। तो इसका हमारे लिए दो मीनिंग कम से कम इंपॉर्टेंट है। एक फिजिकल मीनिंग जहां पे रेट मेजर दे रहा है, और एक दूसरा मीनिंग ग्राफिकल मीनिंग जहां पर ये हमको स्लोप ऑफ द टेंजेंट दे रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। P पे दे सकता है, कोई पॉइंट Q लेंगे तो इस पे टेंजेंट इधर बनाएंगे आप। तो आप टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए और रेट मेजर की बातचीत करेंगे डिफरेंशिएशन से। ये चीजें इससे निकाली जाती हैं। अब चलते हैं मुद्दे पर। ये मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए किया कि इसका लॉजिक आप समझ सकें, वरना पढ़ के भी सन्नाटे में रहेंगे, पढ़ के भी आप समझ नहीं पाएंगे मैं कर क्या रही हूं या कर क्या रहा हूं। ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो डबल कॉन्फिडेंस रहेगा। आप ये बात समझ गए होंगे। और ये फिजिकल मीनिंग मैंने निपटा दिया। अब ये थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन में जो बात होती है कैसे, वो पहली बात ध्यान रखिए कि किसी का भी आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये C क्या है? विच इज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन हमेशा शून्य होता है, जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। नंबर 2 की बात करें, अगर हमारे पास हम किसी कांस्टेंट से कोई चीज मल्टीप्लाई है इनटू v लिखा हुआ है, और ये यहां पे रहा मान लीजिए dx या dt, कुछ भी रख दीजिए dx, तो ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट बाहर आ जाता है और ये dv अपॉन dx बन जाएगा। यानी डिफरेंशिएशन करते वक्त कांस्टेंट बाहर और dv बाई dx। तीसरी बात करते हैं, एक बेसिक फार्मूला जो काफी इस्तेमाल करते हैं, d अपॉन dx की बात करें x की पावर n, तो ये वैल्यू बन जाती है nx n की पावर -1। फिर अगर कुछ थ्योरम जो बात चली रही है, तो जैसे कोई डिफरेंशिएशन करना है जहां पर दो फंक्शन का सम है या डिफरेंस है, तो डिफरेंशिएशन में सिंपल आप इसको du अपॉन dx प्लस माइनस dv अपॉन dx लिख सकते हैं। यानी एडिशन हो रहा है तो अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। अगली बात करते हैं कि बाय द वे ऐसा है कि दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं इसको। तो मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं, कलर को बदल लेता हूं और यहां लिख देता हूं प्रोडक्ट रूल। ये डिफरेंशिएशन करते वक्त आपको काम आएगा। और नंबर 5 है, यानी कि किसी भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई अगर हो रहे हैं उसको डिफरेंशिएट करना चाहें तो आप कैसे करते हैं? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये प्रोडक्ट रूल है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई होने को मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये प्रोडक्ट रूल हो गया। एक अगला रूल होता है जिसे हम लोग कोशेंट रूल के नाम से या डिवीजन रूल के नाम से जानते हैं। कोशेंट या फिर डिवीजन रूल। अब नाम से ही समझ गए कि यहां पर क्या हो रहा होगा? डिवीजन हो रहा होगा, यानी u अपॉन v होगा। दो फंक्शन हैं, अपॉन में लिखे हुए हैं। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है यहां पर? तो आप पहले करेंगे डिनोमिनेटर या v का स्क्वायर, फिर यहां पे लिखेंगे v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स
माइनस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये फॉर्मूला, ये जो बेसिक रूल हमें नीट में फिजिक्स के लिए चाहिए वो हमें आने चाहिए। इसके बाद कुछ जहां तक मैंने फॉर्मूले डाल रखे हैं उसका हल्का फुल्का आपको दर्शन करा देता हूं, वो आपको याद करने होंगे और उसके बाद हम लोग कुछ सवाल भी निकालेंगे डिफरेंशिएशन के तहत चलते हुए। तो ये जो कुछ रूल है मैं हट रहा हूं, ये आप देख सकते हैं, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं बेटा। तो यहां पर ये शायद यहां पे बताना था, रूल मैंने पहले ही बता दिया है। तो यहां आगे आते हैं, ये देखिए फॉर्मूले कुछ लिखे हुए हैं, जैसे y इक्वल टू सी एक्स। तो कांस्टेंट जो कांस्टेंट की वैल्यू 0 ही हम लोग देख चुके हैं। व्हाइट कलर है, दिख नहीं रहा होगा। कांस्टेंट है तो वैल्यू दिख गई, यहाँ पे कांस्टेंट है तो c बाहर आ गया, और यहाँ पर देखिए ये सी एक्स लिखा है बाहर आ गया, आप देख पा रहे होंगे। और u इक्वल टू सी यू है तो c डी यू अपॉन डी एक्स आ गया, ये सी एक्स था, ये अलग था। इसी तरह से मैं सबको रीड आउट नहीं कर रहा हूं, आप इन फॉर्मूलों को कहीं भी देख सकते हैं, इसमें भी दिया प्रेजेंटेशन में, और ये फॉर्मूले आपके तैयार होने चाहिए। और ये देखिए ये फॉर्मूले, ये देखिए क्वोशंट रूल है, डिवीजन रूल जो हमने भी देखा, और ये था आपका dy बाई डी एक्स जो प्रोडक्ट रूल लग रहा है ये, और इसी तरीके से बाकी बातें लिखी हुई हैं जो आप समझ पा रहे होंगे, और आगे भी बात करेंगे जिससे सवाल निकालने में आपको मदद हो पाए। ये देखिए ये फॉर्मूले हैं जो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि 10 का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो सेक स्क्वायर एन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स होगा, साइन कॉस के इधर होंगे, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है तो डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका कॉस एक्स आ जाता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आ जाता है। और इसी तरह मैं सबको रीड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको ये आना चाहिए क्योंकि रीड करने में भी कोई चीज समझाने की तो है नहीं। तो आगे चलते हैं, यहां पर देखिए सारा जैसे लॉग का है, लॉग ई एक्स है, लॉग एक्स टू द बेस ई, तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, एंड सो ऑन, जो आप देख पा रहे हैं यहां पर। ठीक, अब आगे की बात करते हैं कुछ डिफरेंशिएशन के ये कुछ फॉर्मूले, और इसके आगे डिफरेंशिएशन का सवाल लेते हैं, और वो मैं करके दिखाता हूं। 3-4 पार्ट हैं इसके, सब करेंगे जिससे आप समझ पाए कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। तो पहला जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3, इसको हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स और d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर -3। ठीक, आप ये जानते थे, मैं यहां लिख देता हूं, d अपॉन डी एक्स का मतलब है x की पावर n का n x n -1। तो यहां n की जगह देखिए कितना है, -3, तो ये -3 आ जाएगा बाहर, x -3 -1। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, n की जगह -3, n की जगह -3, और इस तरह से लिख दिया। और ये वैल्यू देखिए क्या बन जाएगी अब, -3 x की पावर -4, यानी आप लिख सकते हैं -3 अपॉन x की पावर 4, और ये आपका पहले वाले का आंसर है। बहुत आसानी से, बेसिक सवाल था, कोई दिक्कत नहीं थी, ये आंसर आपका हो जाता है। अब दूसरा सवाल पकड़ते हैं जो इसमें दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए सिंपल ये सम करते हुए बात लिखी गई है, तो इसको हम डिफरेंशिएट जब करेंगे तो मैं इस एक्सप्रेशन को लिख के डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, यानी हमें करना क्या है, d अपॉन डी एक्स 6x की पावर 5 प्लस 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x -7। ठीक, ये हमें डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करना है, ये बात हम समझ पा रहे हैं। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमने देखा था कि कोई भी चीज प्लस में लिखी हो या माइनस करके लिखी हो, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है। तो मैं इसको लिख दूंगा d अपॉन डी एक्स 6x की पावर 5 प्लस d अपॉन डी एक्स 4x की पावर क्यूब, इसको ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं, और ब्रैकेट का इस्तेमाल उम्मीद करता हूं जानते होंगे। फिर ये माइनस d अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर, और इधर जगह नहीं है तो मैं लिख देता हूं d अपॉन डी एक्स 2x और d अपॉन डी एक्स 7। इस तरह से आपने अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया।
अब देखिए यहां पर ये जो वैल्यू बनेगी, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, और यहां देखिए यहां पर जो कांस्टेंट था वो कांस्टेंट तो बाहर चला जाता है, तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6 dx की पावर 5 अपॉन dx। अगला वाला इसी तरीके से +4 d अपॉन dx x क्यूब। अगला वाला -3 बाहर आ जाएगा वहां से, d अपॉन dx x स्क्वायर, फिर +2 dx अपॉन dx, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बात पकड़ में आ गई होगी। अब देखिए आगे 6 का तो 6 हो गया, x की पावर n, फॉर्मूला n x n -1, तो ये रहा देखिए n x n -1 विच इज 4। मैं एक में लिख देता हूं, आगे से डायरेक्ट लिख दूंगा n -1। अगले में भी ये फॉर्मूला लगा देंगे 4 3 x स्क्वायर, क्योंकि 3 में से एक कम करके लिख रहे हैं फॉर्मूले के अनुसार, -3 nx -1, और ये dx अपॉन dx विच इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1। फॉर्मूला भी लगाओगे x की पावर 1 तो 1, x की पावर 0, यानी कुल मिला के 1 मिलेगा आपको। ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब इसको आप थोड़ा सा सुर ताल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे 6 5 जा 30, तो ये हो गया 30 x की पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, और ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ये डिफरेंशिएशन हमको आना चाहिए, जो मैंने यहां पर आपको दिखाया है, बताया है। तो ये डिफरेंशिएट करने का तरीका है, और एक 4 पार्ट थे, तीसरा पार्ट भी लेते हैं, और भी चीजें फटाफट सीखेंगे हम लोग। तो ये उम्मीद है समझ गए होंगे। ध्यानपूर्वक देख लीजिए क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि नीट के लिए ये मैथमेटिक्स जो नीट के लिए ही चाहिए उसी पे मैं बात कर रहा हूं। ये स्पेशलाइज्ड वीडियो है ओनली फॉर नीट स्टूडेंट्स। तो जितना आपके लिए जरूरी है उतनी ही बात की जाएगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। और यहां पर क्योंकि वरना कोई मैथ्स थोड़ी अपने को पढ़नी है, अपने को तो मैथमेटिकल बेसिक मैथ्स पढ़नी है, जितना इस्तेमाल करते हैं हम, मजबूरी है जितनी पढ़ना, बस, है ना। तो ये कहानी आप समझ गए होंगे। अब इसका जो तीसरा पार्ट है डिफरेंशिएशन मतलब सवाल का, वो देख लेते हैं, अगली स्लाइड में करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग नीचे आ चुके हैं काफी। तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x + 2 और x स्क्वायर + 1 है। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर, और मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश कर देता हूं आपके लिए। तो देखिए हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन था, मैं यहां कहीं ऐसे बना देता हूं, वो था d अपॉन dx x + 2 और x स्क्वायर + 1। याद कीजिए ये कहानी किस चीज की है, जो हमारा प्रोडक्ट रूल था u इंटू वी का, और इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था, और किनारे लिखना चाहिए था u या v u इंटू dv बाई dx प्लस v du बाई dx। उम्मीद है कटा नहीं होगा, ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो इस तरीके से दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इसको इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, जो कि हमारा प्रोडक्ट रूल था, प्रोडक्ट रूल जो था उसका इस्तेमाल करके सॉल्व कर लेंगे। तो आइए कर लेते हैं ना। तो इसको मान लीजिए u और इसको मान लीजिए v, फर्स्ट सेकंड फंक्शन किसी ना किसी को मान सकते हैं। अब यहां पर हमने फॉर्मूला लगाया, तो फर्स्ट फंक्शन देखिए, तो x + 2 पहले लिखा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज x स्क्वायर + 1, फिर आगे बढ़े v वाला फंक्शन यानी x स्क्वायर + 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या है, x + 2। ये प्रोडक्ट रूल वाले फॉर्मूले से हमने लिख दिया बड़े आसानी से। अब यहां पे हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ये वैल्यू हो गई x + 2। यहां पे डिफरेंशिएट करने के तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वही आप पहले तो ऐसे लिखेंगे, देखिए आपको सरल लगे इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसे करेंगे। देखिए ना भाई, प्लस सम है ना, तो सम का अलग अलग करते हैं, इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। और चलिए इसमें भी लिख देते हैं, आपकी समझ में आना जरूरी है, dx अपॉन dx प्लस d2 अपॉन dx।
इस तरह से लिख दिया, देखिए जिसे आप बेहतरीन ढंग से समझ पाए। अब x प्लस 2, और यहां डिफरेंशिएशन में जब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा आपको, ओरली कर लेंगे। जैसे मुझे पता है क्या करना चाहिए, मैं करता रहता हूं, आप भी करते रहेंगे तो आपको भी आ जाएगा, बहुत इजी होता है। तो ये एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, कांस्टेंट टर्म का होता है 0 इसलिए नक्की, तो आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx अपॉन dx होता है 1 और कांस्टेंट टर्म का होता है 0। बड़ी प्यार से देखिए, अब ये देखिए 2x इंटू दिस 1 है तो इसको लिखिए 2x इंटू एक्स प्लस 2, और ये तो 1 ही था तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करके पूरा ओपन कर दीजिए, तो ये 2x से किया तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो वैल्यू कितनी हो गई 2 और मिलके ये 3x स्क्वायर हो गए और प्लस 4x हो गया और प्लस 1 हो गया। ये देखिए आपका आंसर हो गया। तो ये यहां पर हम लोगों ने इस्तेमाल किया कौन सा रूल बेटा, प्रोडक्ट रूल। अब एक आखिरी सवाल जो लिया है इसके अंदर वो है कोशेंट रूल का, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और ठंडे दिमाग से देख लीजिए आप। अच्छा, अब अगला सवाल भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए अगला सवाल है, यहाँ u अपॉन वी का फॉर्मेट है, एक्स क्यूब प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 1। तो उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं, एक स्लाइड और ऐड करते हैं और मैं प्यार से इसको भी करके आपको दिखाता हूं। तो चलिए, हमारा जो 4th नंबर का कहानी है वो है d अपॉन डी एक्स इज इक्वल, ऊपर जो वैल्यू लिखी है वो लिखिए एक्स क्यूब प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 1। तो यहां पर हम कोशेंट रूल जानते थे, पहचानते थे कि कहीं पर d अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी अगर आ जावे, हमने सीखा था ना, तो हम लोग क्या करते थे, v का स्क्वायर लिखते थे, फिर v लिखते थे, du अपॉन dx लिखते थे, फिर u dv अपॉन dx। ये हमारा था डिवीजन या कोशेंट रूल। इस रूल के तहत ही हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। अब ऊपर वाले हिस्से को मैं कलर थोड़ा बदल लेता हूं। ऊपर वाले हिस्से को हम लोग ले लेते हैं u और नीचे वाले हिस्से को ले लेते हैं v, तभी तो u अपॉन v बनेगा। अब यहां पर देखिए आगे बढ़े तो हमने इसको लिखा d, चलिए इसको इक्वल टू का साइन दे देते हैं। डिनोमिनेटर का v का स्क्वायर है यानी x प्लस 1 का स्क्वायर है, ठीक। फिर x प्लस 1 देखिए ऊपर आ रहा था v, तो v वाला नीचे वाला हिस्सा ये देखिए आ गया ऊपर। फिर du अपॉन dx है तो d अपॉन dx और u की जगह कितना लिखा है x क्यूब प्लस 4, फिर माइनस u है ऊपर का हिस्सा, तो x क्यूब प्लस 4 d अपॉन dx x प्लस 1। ये देखिए फॉर्मूले में हमने इसको प्लेस कर दिया है। अब इसको डिफरेंशिएट करना और सीधे आंसर घर ले जाना है। यानी यहां बात की जाए तो यहां पर देखिए ये रहा x प्लस 1। अब यहां इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0, माइनस एक्स क्यूब प्लस 4, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब एक स्टेप और बढ़ाना चाहें तो उसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर x प्लस 1 और वहां वैल्यू आई माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए तो 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तोड़ के लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जैसे देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू यहां पर है। तो 3x क्यूब में ये x क्यूब घट रहा है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो बचेगा 2x क्यूब और आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आपका आंसर है। ये हमने क्या लगाया, कोशेंट रूल लगाया है।
तो जो बेसिक मैंने चारों जो रूल थे मोटे 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 या पतले जो भी, तो वो मैंने आपको यहाँ लगा के दिखा दिया और आपको ये आना चाहिए। मैं इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं, प्यार से आपको लॉजिक कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं, पकड़ लीजिएगा। तो मैं हट जाता हूं, इसको शांति से लगा लीजिए, फिर आगे की बातचीत करते हैं। अच्छा, एक रूल और है जिसे चैन रूल के नाम से हम लोग जानते हैं, तो थोड़ा ये बताना आवश्यक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और ये कंपोजिट फंक्शन में इस्तेमाल होता है। अब आपके दिमाग में घूमता है कि कितना खतरनाक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं सर, कंपोजिट फंक्शन। तो इसे बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। बहुत आसान बात है, इसे क्या बोलते हैं, मैं कलर तो वाइट ही ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या मतलब है, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फंक्शन ऑफ, और उसमें चैन रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि तभी डिफरेंशिएशन कर पाएंगे आप, वरना आप उसको डिफरेंशिएट कर नहीं पाएंगे। जैसे एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये बढ़िया फंक्शन है, कोई दिक्कत थोड़ी है। और इसी तरह इसको y1 कह देते हैं। दूसरा एक फंक्शन है y2 जिसे हम बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर। दोनों बढ़िया अलग अलग फंक्शन हो गए। अगर हम इसकी जगह तीसरा फंक्शन लिख दें तो देखिए वो क्या है, साइन एक्स स्क्वायर लिख दें, तो ये एक कंपोजिट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देखो इन दोनों को मिला के बनाया, मतलब कुछ ऐसा लिखा है ना, साइन एक्स की जगह ये y2 लिख दिया, ये हो गया देखिए एक्स स्क्वायर। तो ये एक फंक्शन तो साइन एक्स था और इस एक्स की जगह एक्स स्क्वायर हमने ठोक दिया, फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल दिया। तो जब ऐसी एक बेसिक एग्जांपल, जब ऐसा हमारे पास सिचुएशन खड़ा होता है तो हमें चैन रूल लगाना पड़ता है, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। और चैन रूल लगाने का बहुत सरल तरीका क्या है, जैसे चैन रूल तो लंबा चौड़ा लग सकता है, आप कैसे चैन रूल लगाइए कि ये मान लीजिए लिखा है तो इसको यूं मान लीजिए, आप बड़ा बेसिक बता रहे हैं आपको। तो आप जब भी डिफरेंशिएट करिए चैन रूल लगाते वक्त, आप इसको लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए डी अपॉन dx कर रहे हैं साइन एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर को आपने समझ लिया u है जैसे, तो लिखा साइन u, और नीचे भी आप लिख दीजिए du, और यहां पर कर दीजिए du अपॉन dx। एक तरीके से देखें तो ये du कट जाएगा और यही चीज मिल जाएगी, ऐसा समझा जा सकता है, होता नहीं कॉन्सेप्चुअली। इस du को काट देंगे तो ये देखिए dx वापस मिल जाएगा। अब ये तो सिंपल फंक्शन है, साइन u का डिफरेंशिएशन u के अगेंस्ट, तो ये क्या होता है, cos u, ये बन गया cos u, और u हमने एक्स स्क्वायर को माना था, तो ये कहानी किसकी है, एक्स स्क्वायर अपॉन dx। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा चैन रूल में, कई लोग इसको नहीं बताते हैं। तो मेरे पास ऑप्शन था, या तो मैं आपको बताऊं या ना बताऊं। तो बताना इसलिए जरूरी क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत पड़ेगा आपको, और अगर आपको आइडिया नहीं है तो फिर इससे डर के तो काम होगा नहीं। तो cos u की जगह ये हो गया, देखिए cos x स्क्वायर, u की जगह x स्क्वायर था और उसकी वैल्यू 2x आ गई, तो ये आंसर हो गया 2x cos x स्क्वायर। ये देखिए आपका आंसर आ गया। यानी कभी भी हमको साइन एक्स स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करना पड़े तो उसका आंसर ये आएगा और ये मेथड यूज किया जाएगा। इसको ध्यान देके किया जा सकता है, ठीक, कि आप जो भी फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, बाहर वाले को फंक्शन मानिए, इसको यू मान लीजिए और फिर इसको अलग से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसी कई सीरीज हो सकती हैं, लेकिन हम लोग बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं, उसको कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मैथ्स नहीं पढ़नी है हमको, उतना पढ़ना है जितना नीट में काम है, जानना जरूरी था। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका हम लोग, जिससे बेहतर बात बने। ये भी देखिए, ये वही कहानी है जहां पर हमको कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करें। देखिए ये लिखा हुआ है d अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसको आप क्या ले लेंगे, u। बस ये हमारे लिए क्या बन गया बेटा, d साइन u अपॉन u, और यहां आ गया du अपॉन dx, जो भी मैंने तरीका बताया था। अब साइन u का होता है डिफरेंशिएशन cos u, और u की जगह ये लिख देंगे हम लोग, तो dx स्क्वायर प्लस 5 अपॉन dx। अब देखिए u क्या है, u था एक्स स्क्वायर 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5,
और यहां इसका डिफरेंशिएशन किया, ये देखिए पूरी चीज अलग है, इसमें ना मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि मैथ्स कम पढ़ते हैं हम लोग। ये रहा 2x प्लस 0, तो ये वैल्यू क्या आ गई, इस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आंसर आ गया। समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से ये बात आप। तो ये कैसे फंक्शन होते हैं, इनको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो नाम भले न याद रहे लेकिन फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन और छुपा है, ऐसा ही फंक्शन के अंदर फंक्शन एक छुपा है, उसके अंदर कोई और छुपा है, उसके अंदर कोई ऐसी सीरीज बन सकती है। लेकिन हम उस लंबाई चौड़ाई में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग उतना ही पढ़ना चाहेंगे जितना नीट फिजिक्स में इस्तेमाल हो सके। तो ये चैन रूल बेटा जो मैंने आपको बताया, ये चैन रूल आप जरूर थोड़ा सा इसका आइडिया जो मैंने कोशिश की है पकड़ के रखिएगा। इसको ऐसा सोचिए मेरी समझ में एक झटके में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए आप। कई बच्चों को ये झटके में समझ में नहीं आता, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक, तो ये कहानी हो गई चैन रूल की। अब इसमें एक एप्लीकेशन और होता है डिफरेंशिएशन का, मैक्सिमा मिनिमा। किसी भी एक्सप्रेशन की, इक्वेशन की, एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं या मिनिमम, ऐसा होता है फिजिक्स में कई जगह। तो उसके लिए हम क्या प्रोसेस मैथमेटिकल यूज करते हैं उसकी बात करते हैं। तो अगर हमारे पास आप देखें, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है कोई दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, पहला स्टेप नंबर 1 हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dy बाई dx निकालेंगे और उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। यहां से हमको मिलते हैं जिनका नाम है वो पॉइंट्स जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, उसको मैथमेटिक्स की भाषा में बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हम यहां पे लिख देंगे क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स की फाइंडिंग के लिए ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर कर्व कोई ऐसे है, ठीक, तो मैक्सिमा देखिए यहां मिल रहा है और मिनिमा यहां मिल रहा है मोटे तौर पर। तो यहां पे भी स्लोप, टेंजेंट का स्लोप कितना है, dy बाई dx 0 के बराबर है, और यहां पे भी dy बाई dx 0 के बराबर है। तो यही एक्सप्रेशन पुट करके हम क्या फाइंड करते हैं, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, कि भाई यहां पर हमारा मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। ठीक, दूसरा स्टेप नंबर या फाइनल स्टेप क्या है, हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। और अगर सेकंड डेरिवेटिव, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो ये हो जाता है बेटा मैक्सिमा, और अगर सेकंड डेरिवेटिव इसका ग्रेटर देन 0 आता है तो ये हो जाता है मिनिमा। ठीक, बस इस बात को पकड़ लीजिए और ऐसे सवाल बनाते चले जाएंगे। मैक्सिमा के लिए पॉइंट निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, लेस देन 0 है तो मैक्सिमा और ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा। ये मैक्सिमा मिनिमा की फाइंडिंग्स हैं। देख लेते हैं कुछ सवाल जो मैंने लिए हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो सके। तो चलिए, जैसे कि यहां पर सवाल आपको दिया है, मैं कलर चेंज करता हूं, उसके ऊपर लिखूंगा तो ये दिखाई नहीं पड़ेगा। लिखा है द हाइट रीच्ड इन टाइम t बाय ए पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड विथ ए स्पीड u इज गिवन बाय h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। देख रहे हैं यहां पे वर्ड यूज किया है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमें मालूम था फॉर मैक्सिमम हाइट, पहले तो हमें वो पॉइंट निकालने हैं, तो हमारी dh अपॉन dt निकालेंगे जिसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे। वहां से हमको वो पॉइंट पता चलेंगे जहां पर मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है, उससे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लेंगे। तो ये dh अपॉन dt इज इक्वल टू 0 कर दीजिए फॉर मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dh अपॉन dt, और यहां लिखा d अपॉन dt ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए सम और माइनस का मामला है। तो d अपॉन dt ये रहा ut, फिर माइनस d अपॉन dt और हाफ gt। में एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं जैसे बात को पकड़ पाए आप। फिर देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू है u, इनिशियल थ्रो तो u सेम कांस्टेंट है, u हो गया dt अपॉन dt, हाफ कांस्टेंट है, स्मॉल g कांस्टेंट है, और dt और ये रहा t स्क्वायर।
अब यहां पर dt अपॉन dt 1 होता है, तो ये वैल्यू क्या मिल गई, u, और यहां पर टी स्क्वायर का 2t आ जाएगा, तो -12g इंटू 2t आप देख पाए होंगे। अब इसी वैल्यू को अगर जीरो के ये वैल्यू कितनी आ गई, देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और यहां पर मैं थोड़ा कलर बदलते हुए u लिखता हूं, 2 से 2 कर गया, -gt, ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया u माइनस gt। अब मैक्सिमम वाले पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू 0 के बराबर रखनी, ये इक्वेशन जो हमने लिखी हुई है। तो फॉर मैक्सिमम हमारा dH अपॉन dt की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी u माइनस gt हमारा 0 के बराबर होना चाहिए। तो u कितना होना चाहिए, u होना चाहिए, t कितना टाइम चाहिए था, तो टाइम कितना होना चाहिए, u अपॉन g। तो ये समय लगेगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। अच्छा, अभी हमने ये देखिए, इसमें दो वजह है कि इसमें लॉजिकल रीजन से देखें तो ये मिनिमम हाइट थोड़ी होगी, मिनिमम हाइट तो क्या है, t00 पुट कर दो। लेकिन अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करके आप देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। क्या सेकंड, ये तो भाई पॉइंट आ गया कि t इक्वल टू u बाई g है। अब ये क्या, ये मैक्सिमा है, इसके लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था ये dH अपॉन dt, इसका हमने एक बार और डिफरेंशिएशन किया, यानी d जो मैं यहां लिख रहा हूं, यहां लिखता हूं d स्क्वायर h अपॉन dt स्क्वायर, यानी d अपॉन dt, और dH बाई dt का एक बार फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे। u कांस्टेंट है, du अपॉन dt माइनस d अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस gt। हमें मालूम है कि u कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, और g कांस्टेंट है, अच्छा माइनस लगा दिया था तो माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसको ऐड से हटा लेते, ये तो g बाहर आ जाएगा -g, और dt अपॉन dt ये वैल्यू क्या आ गई, -g विच इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, ये मैक्सिमा ही है, क्योंकि g तो जो वैल्यू होती है 9.8 वो रही, माइनस साइन है तो -9.8 विच इज लेस देन 0। तो हमारा मैक्सिमा मिनिमा का देखिए एप्लीकेशन हो गया। और भी एक दो सवाल लिए हैं जिससे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके। ये डिफरेंशिएशन के ही एप्लीकेशंस हैं जो आपको आने ही चाहिए, ठीक। t इज इक्वल टू u बाई जी, वो टाइम जिसमें मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, और ये हमने कंफर्मेटरी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लिया है जो मैक्सिमा मिनिमा में सीखा था। अब एक अगला सवाल लेते हैं समझने के लिए। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि a metal ring is being heated so that at any instant of time t in second its area is given by this one। इसका एरिया इस एक्सप्रेशन से दे रखा है, ठीक है। और what will be the rate of increase of area at t is equal to 10 सेकेंड, यानी वो बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा है, t बराबर 10 सेकेंड पर क्या रेट है बढ़ने का। तो t बराबर 10 सेकेंड मतलब क्या है, उस इंस्टेंस पर क्या आपका रेट है बढ़ने का। तो डिफरेंशिएशन लगेगा, किसी खास पल की या रेट मेजर की बात की जा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहां से शुरू करते हैं। हमें जो फाइंडिंग चाहिए वो dA अपॉन dt, और कहां पर चाहिए, t बराबर 10 सेकेंड ऐसे लिख देते हैं। इसकी जो वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। हम समझ गए हमें क्या करना है। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं एरिया वाले टर्म से। तो मैं यहां लिखता हूं dA अपॉन dt, यानी d अपॉन dt 3t स्क्वायर प्लस t बाई 3 प्लस 2। डिफरेंशिएट करेंगे तो आप जान ही रहे हैं अलग अलग डिफरेंशिएशन जो हम लोग करते आए थे। चलिए आपके लिए लिख देते हैं जिससे बात पूरी पकड़ में आ जाए। तो ये d अपॉन dt t बाई 3 और प्लस d अपॉन dt और 2 का डिफरेंशिएशन। अब यहां पर देखिए 3 बाहर आ जाएगा, d अपॉन dt t स्क्वायर, और यहां 1/3 बाहर आ गया, dt अपॉन dt, और ये कांस्टेंट का था डिफरेंशिएशन 0 हो गया। एक कदम और आगे बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, और यहां पर अगर आप देखें तो ये आ जाएगा इसका 2t x की पावर n वाला फॉर्मूला इंटू 2t, इसकी वैल्यू 1/3 और 0 को तो 0 खत्म ही कर दिया आपने। ये वैल्यू हो गई कितनी, 6t प्लस 1/3।
तो यानी यहां पर हमारा डी ए बाई डी टी कितना आया, वो वैल्यू आई 6t प्लस 1/3 अभी निकाला हम लोगों ने, और चाहिए t बराबर 10 सेकेंड पे, तो आप लिख दीजिए डी ए अपॉन डी टी बराबर 10 सेकेंड। तो यहां पर t की बराबर 10 रख दो, 6 इंटू 10 प्लस 1/3, तो हो गया 60 प्लस 1/3। सॉल्व करेंगे 180 अपॉन 3 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। उसका क्या रेट है? तो इस तरह से देखिए डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल हो रहा है, जो हमको आना ही चाहिए। उम्मीद है आप समझ पाएंगे, मैं हट भी जाता हूं, थोड़ा अंदाजा इससे ले सकते हैं। ठीक है, और एक कदम बढ़ते हैं, एक सवाल और करने की कोशिश करते हैं जिससे बात को पकड़ पाए। ये देखिए अगला सवाल लेते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व दिस वन एट द पॉइंट 1 1 विद द एक्स एक्सिस। अब यहां पर एक कोई कर्व है, कोई होएगा, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, प्रॉपर रफ डायग्राम, और वहां पे कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट 1,1 है। यहां पर हमको स्लोप का टेंजेंट चाहिए, यानी हम टेंजेंट खींचेंगे और ये स्लोप जो मिलेगा वो हमको चाहिए। ज्योमेट्रिकली स्लोप को हम dy बाई dx बोलते हैं, इतना हमको आइडिया है। तो इस स्लोप को निकालने के लिए हम dy बाई dx एट पॉइंट P ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको dy बाई dx और साथ में पॉइंट को मेंशन भी कर सकते हो 1,1। यहां पर हमको स्लोप चाहिए, क्योंकि इस P पॉइंट का स्लोप चाहिए। ऐसे कई सारे पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको यहां पर। तो सबसे पहला काम क्या है, dy बाई dx निकालना। तो यहां पर हम dy अपॉन dx लेके पकड़े, d अपॉन dx लिया, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 पकड़ा, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसी को डिफरेंशिएट करना है। अब आप थोड़ा अंदाजा ले पाए होंगे, तो मैं क्या सीधे करूं, यानी अगर मैं इसको लिखूं 3 इंटू 2x, तो आप समझ पा रहे होंगे, माइनस 7 इंटू 1, और ये कांस्टेंट टर्म है तो 0। देखिए दिमाग दौड़ा के, कुछ प्रैक्टिस बनी होगी। अब ये वैल्यू हो जाएगी 6x माइनस 7। अब यहां पे देखिए dy बाई dx आ गया है, dy बाई dx आ गया है 6x माइनस 7। हमको चाहिए dy बाई dx 1,1 पर, p की वैल्यू यही दे रखी है, x की जगह 1 और y की जगह 1। तो x की जगह 1 पुट करेंगे, 6 इंटू 1 माइनस 7, तो ये वैल्यू हो गई -1। दिस इज द स्लोप। अच्छा, विद द x एक्सिस बोला है, तो ये आ गया स्लोप। ये पूछ रहे हैं कितना थीटा है, यहां पर x एक्सिस से कितना झुका हुआ है, ये स्लोप आ चुका है। स्लोप की जो वैल्यू होती है m की, जिसे आप स्लोप बोलते हैं, वो tan थीटा के बराबर होती है। तो ये स्लोप है, और यही स्लोप हमने किसी भी विधि से निकालो, स्लोप तो निकाल ही लिया है -1 के बराबर। तो थीटा कितने के बराबर है, थीटा यहां पर बराबर है 135 डिग्री। तो x एक्सिस से ये जो लाइन है, जो टेंजेंट है, स्लोप है, वो 135 डिग्री झुका हुआ है एंगल। इस तरीके से देखिए करते हैं, इसको भी आप पकड़ के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उम्मीद है आप इसको पकड़ लिए होंगे, वरना रिपीट करके देख लीजिए, जिससे कि आप बात को अच्छी तरह दिमाग में ला सकें। ये डिफरेंशिएशन की काफी बात कंप्लीट हो जाती है। नीट को देखते हुए इतनी बात कम से कम आनी चाहिए आपको। तैयारी आपको, आप अगर इस बातों को तैयार रखेंगे तो आपको फिजिक्स इजी लगेगी, परेशानी कम होगी आपको, है ना। बाकी और भी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक फैक्टर रहता है जहां उलझन खड़ी होती है, क्योंकि समझ में नहीं आता कि इसको कैसे डिफरेंशिएट कर दिया, क्यों कर दिया, इंटीग्रेट किया तो क्यों इंटीग्रेट किया, ऐसी बातें हो जाती हैं। खैर, अब इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो मैं अंग्रेजी कम झाड़ते हुए समझाने पे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा। सही सेंटेंस नहीं है, यहां लिखना चाहिए था कि जो इंटीग्रेशन है, क्योंकि क्या होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। उल्टा मतलब रिवर्स, उल्टा होता है।
वैसे इसको जोड़ना भी कहते हैं, सम करना। ये देखिए इसका जो सिंबल है ये एस जैसे लिखते हैं, एस फॉर सम। तो शॉर्ट में हम लोग एस को ही ऐसे लिख देते हैं और ये ऊपर नीचे पकड़ के ऐसे खींच दो तो ये ऐसे बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, सरल भाषा में जोड़ना, यानी इंटीग्रेशन का मतलब किसी चीज को हम जोड़ रहे हैं, है ना, इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट करना मतलब सबको जोड़ना, डिफरेंशिएशन मतलब छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब सबको जोड़ना। ठीक, अब जो इंटीग्रेशन का मामला है, हमारी फिजिक्स में दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं। देखिए यहां पर मैं इसका जिक्र कर दूं, एक जो इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन, वो एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट लिख दो, इनडेफिनिट। और एक होता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट डेफिनेट में क्या फर्क होता है, जैसे कोई फंक्शन है, इनडेफिनिट में इंटीग्रेशन करेंगे एफ एक्स डी एक्स लिख देंगे, तो ये हमारा इंटीग्रेशन है एफ एक्स, जहां पे कुछ नहीं लिखा है इनडेफिनिट। और डेफिनिट में क्या है, यहां पर हमारी लिमिट लगती है एफ एक्स डी एक्स, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो ये जहां पर लिमिट लग जाती है, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, ये हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। और जहां पर हमारी लिमिट नहीं लगती उसको हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, अभी हम लोग इसकी बातचीत समझते हैं। फिजिक्स की भाषा में अब हम बात करते हैं कि कब हमको इंटीग्रेशन निकालने की आवश्यकता पड़ती है, कहां इंटीग्रेशन लगाएंगे। सीख तो लेंगे अभी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले वगैरह देख के कैसे बनाना है, लेकिन कहां इस्तेमाल करना है, इसके लिए मैं एक स्लाइड और लेता हूं और आपको बताता हूं। जैसे आप कोई ब्लॉक यहां रखे हुए हैं, इस ब्लॉक पर एक कांस्टेंट फोर्स F लगाते हैं और ये डिस्प्लेसमेंट x चलता है, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल भाषा की बातचीत कर रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि यहां पर जो फोर्स लगा था बेटा, यहां पर F हमारा क्या था, कांस्टेंट फोर्स, बदल नहीं रहा है। ये फोर्स हमारा कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, साथ में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में। दूसरी बात करें, अगर हम यहां पे एक स्प्रिंग ले लें बेटा, आप समझिएगा, और स्प्रिंग में एक ब्लॉक लगा दें, ये सब आप, ये ब्लॉक, अब अगर हम इसको यहां पर फोर्स लगाने की प्रक्रिया शुरू करें तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे फोर्स शुरू में लगा, मान लीजिए 4 न्यूटन, फिर आपने थोड़ा सा इसको दबा दिया, यहां पहुंच गए, तो ये जब स्प्रिंग दब जाएगी तो वो आपको अपोज भी करेगी, तो आपको फर्दर मूव करने के लिए 5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ सकता है। फिर और दबा के आप यहां तक पहुंच गए तो आपको 6 न्यूटन का, जितनी कंप्रेस होगी स्प्रिंग उतनी ज्यादा ताकत आपको लगानी पड़ेगी। यानी ये जो फोर्स F होगा वो यहां पर कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो यहां पर अगर आप वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं और यहां से यहां तक का x डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो ये गलत हो जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि यहां पर ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल होने की वजह से हम लोग पूरी फिजिक्स में यही कहानी करते हैं कि हम ये मानते हैं कि बहुत कम डिस्टेंस चलते हैं हम लोग, है ना, x इज वेरी वेरी स्मॉल, उस स्मॉल dx चले आगे, मतलब इसको हमने चुन्नी सा बढ़ाया आगे, dx बढ़ाया बहुत ही छोटा। उस समय जो फोर्स लगाया था हमने, क्योंकि dx क्या होता है, टेंडिंग टू जीरो, उस समय जो फोर्स लगाया था वो dx चलने में बदला नहीं है, क्योंकि वो dx है ही लगभग जीरो के बराबर, तो जो लगाया था लगा रह गया। तो उस समय आप ऐसे इसको लिखते हैं, फोर्स इनटू dx, और ये कितना वर्क डन होता है, dw। फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं जहां से जहां तक चाहिए आपको, x1 से x2, और आप कहानी बना लेते हैं इंटीग्रेशन से कि हमारा वर्क डन कितना रहा होगा। तो ये समझ में आना जरूरी, जहां पर जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करने की जरूरत तब पड़ेगी जब वो फंक्शन बदल रहा हो। उस बदलाव को टैप करने के लिए इंटीग्रेशन एक शानदार टूल है जिससे पूरी फिजिक्स छाई रहती है और उसमें इस्तेमाल हुआ है। आपने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा, कई डेरिवेशन सीखे होंगे। अब नीट में तो डेरिवेशन नहीं करते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा ज्ञान कहानी का होना चाहिए।
ठीक है, ये बात समझे। दूसरा इसका, ये तो फिजिकल मीनिंग हो गया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है वो भी फटाफट देख लेते हैं। देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या होता है, सेकंड नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में अगर कोई इंटीग्रेशन, कोई कर्व है, देखिए टेढ़ा मेढ़ा, हमको यहां से यहां तक का x1 से x2 तक का एरिया निकालना है। एरिया अंडर द कर्व, ये y इज इक्वल टू fx एक कर्व है। तो ये एरिया कोई भाई रेक्टेंगल, जो रेगुलर फिगर्स है उनके एरिया के फॉर्मूले तो पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अगड़म बगड़म सगड़म। लेकिन ये जो ये जो कर्व है, ये तो कर्व की कहानी कुछ और है, पता नहीं क्या है। उस समय इंटीग्रेशन की कहानी की जाती है और हम लोग इसको, इसका एरिया निकालने के लिए कोई एक पतली सी स्ट्रिप, थोड़ा अंदाजा इसलिए दे रहा हूं कि आप समझ सकें, कोई पतली सी स्ट्रिप पकड़ते हैं, बहुत पतली, जिसकी चौड़ाई कितनी होती है dx। dx कितनी चौड़ी है, टेंडिंग टू जीरो। सोच सकते हैं, बना नहीं सकते, इतना बड़ा इसलिए बना रहे दिखाई पड़े। dx इज लगभग जीरो, जीरो नहीं है लेकिन पहुंच गया बस जीरो। तो dx बहुत छोटी है और यहां पर वैल्यू हो गई y। ये हाइट कितनी है y, तो y इंटू dx जो होता है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, क्योंकि इतना छोटा है कि रेक्टेंगल बन जाएगा, इसे लिख देते हैं dA। और फिर इसको जब इंटीग्रेट कर देते हैं कहां से कहां तक, x1 से लेकर x2 तक, तो ये पूरा एरिया अंडर द कर्व निकाल देता है। ये आपको समझना होगा, क्योंकि रेगुलर फिगर होगी तो हम लोग तो सीधे निकाल सकते हैं, लेकिन रेगुलर फिगर नहीं है, इसलिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, यहां और यहां दोनों जगह डेफिनेट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। बात पकड़ में आई होगी और ये जानना आपको काफी जरूरी है, क्योंकि अगर ये आप समझ ही नहीं पाएंगे तो कभी छोटा मोटा सवाल आ जाएगा तो आप सांस फूल जाएगी कि पता नहीं क्यों होता है ऐसा। तो मैंने कोशिश की बताने की कि जब कोई चीज कांस्टेंट नहीं है, लगातार बदल रही है, तो उसके बदलाव को टैप करने के लिए इंटीग्रेशन, स्प्रिंग वाला एग्जांपल, और एरिया अंडर द कर्व निकालना है और एरिया अगड़म बगड़म है तो वहां पर भी आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से एरिया निकाल लिया करेंगे। उम्मीद है कम से कम कॉन्सेप्चुअली आप समझ पाए होंगे, क्योंकि सीधे रटवा देने, जहां समझने की आवश्यकता है वो समझना होगा हमको थोड़ा सा, जिससे हम लुफ्त ले पाए फिजिक्स का। वरना आप डरेंगे और पढ़ेंगे कम, सिर्फ बायो पढ़ते रह जाएंगे। अब बिना फिजिक्स के सिलेक्शन ना हो पाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन 45 आएंगे, अगर जीरो करके आएंगे तो 45 इंटू 4, 180 नंबर माइनस कर दीजिए। ठीक, 180 माइनस करेंगे 720 में तो कोई सरकारी कॉलेज तो मिलेगा नहीं, पता नहीं क्या मिलेगा आपको, कुछ मिलेगा भी कि नहीं, तो ऐसे तो संभव नहीं। खैर, तो ये रहा सम बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। देखिए एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूं जिसका इस्तेमाल कई बार हम लोग करेंगे, x की पावर n+1 अपॉन n+1। और जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है उस इनडेफिनिट में हमेशा आंसर में c जोड़ते हैं। तो यहां पर देखिए इनडेफिनिट लिखा है तो ये c जोड़ गया है। c क्या है, कांस्टेंट, कोई भी एक कांस्टेंट है वो जोड़ा जाता है हमेशा। हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए क्यों जोड़ा जाता है इसका रीजन जानने की आवश्यकता नहीं। तो ये हम लोग सी सब जगह जोड़ देंगे। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा तो वहां कोई कांस्टेंट जोड़ा नहीं जाता, क्योंकि वो उसकी वैल्यू डेफिनेट होती है। डेफिनेट इंटीग्रेशन इसीलिए नाम पड़ा है कि उसकी वैल्यू डेफिनेट है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का नाम इनडेफिनेट किस लिए पड़ा है, क्योंकि उसका जो आंसर है वो कोई एक यूनिक नहीं है, एक फैमिली आती है, उसका जिक्र कभी और करेंगे, तो वो इनडेफिनेट है। इतनी सी बात। खैर, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो गया, देखिए, और कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स। डिफरेंशिएशन साइन एक्स का होता था कॉस एक्स, यहां माइनस कॉस एक्स है, पकड़ के रखिएगा। तो ये कुछ फॉर्मूला जो आप देख पाए होंगे। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो बेहतर होगा, रीड आउट करने से बहुत ज्यादा भला आपका नहीं होगा। आगे लेके चलते हैं, और जैसे ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है इंटीग्रेट करने के लिए, इस एग्जाम्पल को मैं करके दिखाता हूं जिससे आपको अंदाजा हो। इस पूरी वैल्यू को आई लिख देता हूं। अब ये क्योंकि देखिए सम में है तो सम में सीधा सीधा इंटीग्रेट करेंगे, यानी इंटीग्रेशन ex dx, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन 3 dx। ठीक,
अब EX का जो फॉर्मूला होता है वो EX ही रहता है, इंटीग्रेट, डिफरेंशिएशन भी EX और इंटीग्रेशन भी EX। 1/x का फॉर्मूले से आंसर आता है log x टू द बेस e। अब यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है ना, वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों में ही बाहर चला आता है, तो ये 2 आ गया था बाहर, और x स्क्वायर dx है, ये 3 बाहर आ गया, तो 1 इंटू dx है। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, EX log x, ये 2 रहा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटू एक्स n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक। और इसी तरह ये 3, ये x आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये रहा 3 इंटू एक्स, ठीक है। अब देखिए क्या बनने वाला है, EX, और आप जो कांस्टेंट है वो यहां भी जोड़ सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसे बोलते हैं C, और प्लस log EX प्लस ये 2/3 आ जाएगा, और x की पावर 3 आ जाएगी, ये 3x आ जाएगा, और ये c हो जाएगा। ये रहा बेटा आपका आंसर। इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, कुछ ना कुछ आइडिया इससे आपको जरूर मिल रहा होगा। अब अगली जो वैल्यू है, अगला जो फॉर्मूला, जो क्वेश्चन है, उसको भी इंटीग्रेट करेंगे, और उसको इंटीग्रेट करने की तरफ चलेंगे तो भी इन सबका इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, वो मैं अलग अलग लिख के दिखाता हूं। मेरे ख्याल से एक स्लाइड जोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद कुछ और होगा, तो मैं एक स्लाइड और ऐड कर लेता हूं, और यहां मैं आपको इंटीग्रेट करके दिखाता हूं दूसरा वाला जो पार्ट था, तो उसको भी नया आई बोल देते हैं। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो अलग अलग वैल्यू, जैसे cos x था तो cos x dx हो गया, फिर वैल्यू थी 3x की पावर हाफ dx हो गया, फिर वैल्यू थी 3/x dx, फिर वैल्यू थी 4/x स्क्वायर dx। एक बार दिखा देता हूं आपको, cos x का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन, 3x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, 3/x 4x स्क्वायर 4/x स्क्वायर dx। तो इसका हमें इंटीग्रेशन चाहिए था, जो मैंने प्लस में अलग अलग सबका इंटीग्रेशन बन गया। अब यहां पे चलिए, तो जो cos x का इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है, ये sin x हो गया। यहां इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है, 3 आ जाएगा बाहर, x की पावर हाफ, तो x की पावर हाफ प्लस 1/हाफ प्लस 1, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप मेरे ख्याल से पकड़ पा रहे होंगे। फिर आगे करते हैं, अब आगे किया तो 3 लिखा बाहर, 1/x बचेगा, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ये रहा log x। अगला चलते हैं, ये रहा 4, तो 4 आ गया बाहर, x की पावर -2 चला जाएगा, 1/x स्क्वायर को आपको बिल्कुल इतना आइडिया निश्चित तौर पे होगा कि इसको x की पावर -2 लिख दिया जाता है, तो ये रहा x की पावर -2 प्लस 1, -2 प्लस 1, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, वो c लिख के छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, ये वैल्यू आ गई sin x, देखो बेटा, अगली आप कैलकुलेशन जमाएंगे तो ये आ जाएगा आधा, यानी 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू 2 6/3, तो बचेगा 2। मैं लिख देता हूं एक स्टेप बढ़ाते हुए, 3 इंटू एक्स की पावर 3/2, और यहां पे भी लिख देता हूं 3/2, जैसे आपको पढ़ने समझने में आसानी रहे। फिर ये रहा 3 log x, और ये वैल्यू कितनी हो गई, x की पावर 1, यानी x तो मिलेगा ही, और 4 नीचे आ गया -2 यानी -1, और x की पावर -1 प्लस c, नीचे ये तो प्लस है, ऐसे हो गई वैल्यू। अब ये आगे चलते हैं, ये रहा sin x, 3 से 3 कटा, 2 ऊपर चला गया, तो वैल्यू हो गई 2, x की पावर 3/2, 3 log x -4, इसको लिख दीजिए 1/x प्लस c, और ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से ये सवाल आप कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा, मैं हट जाता हूं। ऐसे सवालों को करने का अंदाजा हमको जरूर होना चाहिए। चलते हैं एक कदम आगे। अब इसमें देखिए क्या है, इसको बेसिकली मैं एग्जांपल से समझाना ज्यादा बेहतर होगा। कहीं इंटीग्रेशन f' a x प्लस b dx है,
तो एफ ए एक्स प्लस बी और नीचे इसका डिफरेंशिएशन लगा देते हैं। सवाल लेते हैं इस पे तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। सिंपल अगर होता, अभी देखते हैं सवाल लेके ही बताएंगे। जैसे ये पहला सवाल आपके सामने है अब पहले सवाल में अगर हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये देखिए मैं लिखता हूं। जैसे चैन रूल में था ना, इसको आप यू मान लें बिल्कुल। तो जब यू मानेंगे तो इस पूरे, इसको अगर यू मान लेंगे तो इसका पूरे का इंटीग्रेशन पहले लिख दो। तो पूरे का इंटीग्रेशन आप लिखोगे तो क्या आएगा, ये x की पावर u की पावर n हो गया, तो आ जाएगा u की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और इस u का डिफरेंशिएशन इसमें डिवाइड करेंगे आप, du अपॉन dx। बात पकड़ में आ रही है? एक स्टेप और बढ़ा दूं मैं आपके लिए। कुछ ऐसी कहानी हम लोग कर रहे हैं कि इसको इंटीग्रेट कर देंगे u क्यूब du लिखते हुए, और नीचे हम डिफरेंशिएट कर देंगे du अपॉन dx। कुछ ऐसा समझ लें आप, ठीक। इसी में हमने जब इसको इंटीग्रेट करने गए थे तो u तो था 2x प्लस 1, तो ये 2x प्लस 1 की पावर 3 प्लस 1 हो गया 3 प्लस 1, और du अपॉन dx का मतलब है 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन। इस तरह हम इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि यहां पर ये 2x प्लस 1 जो है वो अगेन एक फंक्शन में फंक्शन के अंदर 2x प्लस 1 है, केवल x नहीं है, केवल साइन x नहीं है, cos x नहीं है, उसके अंदर एक एक्सप्रेशन है। तो ऐसे इंटीग्रेशन को जो 2x प्लस 1 है, या आगे भी जो इंटीग्रेशन दिखेंगे वहां पर, उसको ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यू रही 2x प्लस 1 की पावर 4 अपॉन ये रहा 4, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखिए तो ये आ जाएगा 2 प्लस 0, यानी ये आंसर क्या बना, 2x प्लस 1 की पावर 4 अपॉन ये आ गया 4 2 8 प्लस c। ये आंसर आ गया आपका। इस सवाल में भी देखिए 1 अपॉन a माइनस एक्स है, इसको भी ऐसे ही करेंगे। मैं इसको भी करके आपको दिखाता हूं। अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन a माइनस एक्स डी एक्स, तो ये देखिए अगर मैं पूरा इसको u मान लूं इतने को, तो 1 अपॉन x का फॉर्मूला होता है log x। तो मैं इसको सिंपल इंटीग्रेट कर दूंगा, फिर नीचे डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दूंगा। तो मैं इसका पहले इंटीग्रेशन लिख रहा हूं, तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, log a माइनस एक्स, क्योंकि ये 1 अपॉन u समझ लिया है, और साथ में डिफरेंशिएशन ऑफ a माइनस एक्स। अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी, देखिए इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू ऊपर तो वही रही है अभी, और नीचे -1 वैल्यू आ गई। अब -1 को आप इस तरह लिख सकते हैं, माइनस लॉग a माइनस एक्स प्लस एक कांस्टेंट। ये आंसर हो गया आपका सेकंड वाले इंटीग्रेशन का। इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। 1 अपॉन एक्स होता तो log x हो जाता, a की जगह एक्सप्रेशन था, तो इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। इसका जो तीसरा पार्ट है इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि ये x नहीं है, पावर 4 है, तो इस पूरे को u मान लेंगे हम लोग। अगली स्लाइड पे मैं लेके चलता हूं, और यहां अगर मैं जिक्र करूं, नंबर 3 था जहां तक, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की पावर 4 dx। केवल x होता तो सीधे हम फॉर्मूला लगा देते, पावर 4 है तो इसको पूरा u मान लो। ये पूरा क्या है, u। तो कैसे मेथड यूज कर रहे हैं बेटा, इसका इंटीग्रेशन पहले लिख दो। तो मैंने लिखा पूरे का x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 n माइनस 1 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, क्योंकि इससे ये फॉर्मूला में पता है ना कि इसकी जो वैल्यू होती है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होती है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड किया जा सकता है। तो 4 प्लस 5 हो गया, और हम डिफरेंशिएट कर देंगे इस पूरी वैल्यू को, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और ये हमें आंसर दे देगा। तो चलिए आगे एक कदम बढ़ा लेते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की पावर 5 अपॉन 5, और इसका डिफरेंशिएशन किया तो पहला आ गया 2x और 3x में आ गया 3 और अगला आ गया 0। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन 5 2x प्लस 3 और यहां पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से ये सवाल कर लेना होगा आपको, आसान यही पड़ेगा, ठीक है, उतना ही जितना नीट फिजिक्स के लिए जरूरी है। चौथा पार्ट देख लेते हैं, जहां पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x स्क्वायर dx। इसको देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो मैं इसको आपको इंटीग्रेट करना बताता हूं। नंबर 4 है और हमें इंटीग्रेट करना है साइन 2x स्क्वायर dx। अगेन वही चीज, हम इसको क्या करेंगे, इस पूरे को x मान लेंगे। तो आप इसको इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो माइनस कॉस x लिखते हैं, तो माइनस कॉस 2x स्क्वायर, और इसको जो u माना था उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो वैल्यू क्या बनेगी, माइनस कॉस 2x स्क्वायर, और नीचे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 चला जाएगा बाहर, एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, तो 2 इंटू 2x, एक कांस्टेंट भी लगा दो भाई, तो आंसर आ गया माइनस कॉस 2x स्क्वायर अपॉन 4x प्लस सी, और यही आपका आंसर है। इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरी बात आप पकड़ लें, मुस्कुराहट के साथ सवाल कर पाएं, तो इसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, उम्मीद है देख लिया होगा। ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसीलिए हर जगह सी जोड़ा जा रहा है। अब जो डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसको कैसे डील करते हैं हम लोग, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, अगर हमारी कहीं पे हमें इंटीग्रेट करना है, सपोज करिए a टू b fx dx, ये डेफिनिट इंटीग्रेशन की निशानी है, लोअर लिमिट अपर लिमिट होनी चाहिए। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आता है इनडेफिनिट में, सपोज करिए ये हम fx dx को इनडेफिनिट करते, कैपिटल fx इसका इनडेफिनिट आता, प्लस सी भी आता, उसको छोड़ देते हैं, fx आता, तो यहां पर जो वैल्यू होती है वो fx और लोअर अपर लिमिट, यानी एक बार b पुट करिए आप, एक थ्योरम होती है कैलकुलस में, उसके हिसाब से एफ बी माइनस एफ ए इसका आंसर आ जाता है। यानी a टू b है तो इनडेफिनिट की तरह सॉल्व कीजिए, जो आंसर आ जाए उस आंसर में एक बार b पुट करें, माइनस एफ ए कर दें, लोअर लिमिट पुट कर दें, काम बन जाएगा। इसको भी मैं करके दिखाता हूं, तभी आप अच्छी तरह समझ पाएंगे, ऐसे तो ज्यादा पकड़ आएगी नहीं। तो मेरे ख्याल से एक एग्जाम्पल ये है, 3 एग्जाम्पल हैं, तीनों एग्जाम्पल को करने की मैं कोशिश करता हूं, आपको बताता हूं। तो यहां पर पहला वाला पकड़ता हूं जिसमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सिंपली इसको इनडेफिनिट की तरह सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मैं लिख देता हूं यहां पर 4, देखिए बाहर आ जाएगा, और एक्स क्यूब dx 0 to 2, फिर 2 बाहर, एक्स स्क्वायर dx 0 to 2, फिर इसका वाला 2 बाहर, x dx 0 to 2, फिर 1 dx एंड 0 to 2। ये इस तरीके से लिख लिया हमने। अब देखिए एक्स क्यूब का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर 4 अपॉन 4, एक्स एन प्लस 1, आप जानते हैं कई बार हम लोगों ने भी किया है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 यानी x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और ये लग गई इसकी लिमिट 0 to 2। उम्मीद है बात पकड़ में आ रही होगी। आगे करते हैं, ये हो जाएगा 2x क्यूब अपॉन 3, इसकी लिमिट हो गई 0 to 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसकी लिमिट 0 to 2, और यहां आ जाएगा x, इसकी लिमिट लोअर अपर लिमिट 0 to 2। अब हम आगे जब बढ़ेंगे इस 4 को 4 से काट सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट में तो लिमिट रखेंगे नहीं, तो 4 से 4 को आप उड़ा सकते हैं। खैर अभी मैं नहीं काट रहा हूं, 2 पुट कीजिए तो 2 की पावर 4
माइनस एक बार 0 पुट करेंगे, मैं इसको काट ही देता हूं, बेकार 4 बार लिखना पड़ेगा, आप इतने समझदार हैं। इस 4 से 4 को काट दिया क्योंकि ये फिक्स्ड नंबर है, इसमें कोई 2 और 0 पुट करने का कोई काम नहीं है। तो अब 2 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4 एफ बी माइनस एफ ए प्लस आगे चले, ये 2/3 हो गया, इस 1/3 को बाहर ले लिया है, कांस्टेंट है, और 2 पुट किया तो 2 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3। फिर ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और फिर अगेन 2 माइनस 0। आप समझ पाएंगे एफ बी माइनस एफ ए किया हुआ है, जिससे ये वैल्यू बनती हुई दिखाई पड़ रही है। 2 की पावर 4 की बात करें तो ये 16 आ जाएगा, यहां बात करेंगे तो ये 8 दूनी 16 आ जाएगा, यानी 16/3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, बाजू वाला 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 4 2 6 और 16 22 प्लस 16/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 82/3 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवालों को सॉल्व करते हैं। क्या मैंने कैसे रखा है, 2 रखा, फिर माइनस लिखा, 0 किया, इसी तरीके से। एक सवाल और लेते हैं, आप समझ पा रहे होंगे, एफ बी माइनस एफ ए, पहले अपर लिमिट रखो, माइनस लगाओ, फिर लोअर लिमिट रखो, ऐसे ही करेंगे। तो एक अगला सवाल पकड़ते हैं इसी का, जहां पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को 0 to π/4 इंटीग्रेट करना है। तो इसको लेते हैं साथ में। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करने का है, और लिमिट है 0 to π/4। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल पहले इंटीग्रेट कर लेंगे, यानी 0 to π/, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा आपको, ये तो मैं समझा रहा हूं इसलिए इतना लिख रहा हूं। इसका अलग से किया, 0 to π/4 cos x dx, है ना। अब देखिए इधर साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस एक्स है, तो माइनस कॉस एक्स 0 to π/4 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो ये रहा साइन एक्स, और ये इंटीग्रेशन रहा 0 to π/4। तो π/4 वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस कॉस π/4, और इस चाहें तो इस माइनस को आप मैं बाहर करूंगा जिससे झंझट ना लगे आपको। ये -1 है ना, इस -1 को ऐसे बाहर कर लो बेटा, ब्रैकेट बनाओ, कॉस एक बार ये वैल्यू पुट की π/4 माइनस एक बार छोटी लोअर लिमिट पुट की cos 0, जिससे आपको माइनस प्लस में गलती ना हो, प्लस लिखा। अब यहां तो कोई माइनस प्लस का चक्कर नहीं है, तो π/4 माइनस साइन 0, ये देखिए कितना आसानी से हो जाएगा। -1 लिखा, और cos π/4 कितना होता है, 1/√2, cos 0 होता है 1, साइन π/4 1/√2, और साइन 0 होता है 0। ये देखिए, अब आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1/√2 +1 माइनस माइनस प्लस, और +1/√2 अगेन, और ये वैल्यू देखिए दोनों जाएगा आपस में कट, और ये आंसर आ जाएगा 1। डेफिनिट इंटीग्रेशन में देखिए एक डेफिनिट आंसर, एक यूनिक आंसर ही आपको मिल रहा है। इनडेफिनिट में यूनिक नहीं मिलता, प्लस सी होता है, वो कांस्टेंट बदलते रहिए, नई नई मेंबर मिलेंगे फैमिली के। खैर, बहुत ज्यादा हम लोग कॉन्सेप्चुअली ना जाके सवाल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी कोशिश रहती है थोड़ा कॉन्सेप्ट आप पकड़ें, इसे लुफ्त ले पाए। करना तो आ ही रहा है, क्यों किया जा रहा है इसका भी अंदाजा लगे तो शक्तिशाली प्रदर्शन हो जाएगा। हो गया ये। अब देखिए इसमें हम लोग एक तीसरा सवाल भी जहां तक था, 1/x dx 2 to 4 कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोग एक और सवाल को करते हैं, नंबर तीसरा पार्ट था। तीसरे पार्ट में हमें आई लिख देते हैं, इंटीग्रेशन करना है dx/x, 2 से लेकर 4 तक की लिमिट है। अब आई लिखा, 1/x dx, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x,
log x टू द बेस e नेचुरल लॉग हुआ ये, और 2 से 4 हमने वैल्यू डाल दी। ये पहले 4 पुट करो, फिर आप 2 पुट करो। अब आप जानते हैं log a माइनस log b log a अपॉन b होता है। तो log, ये पहले वाले पार्ट में मैं बता भी चुका हूं, बेसिक मैथमेटिक्स का पहला पार्ट जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके देख सकते हैं। आगे देखते हैं 4 अपॉन 2, और ये वैल्यू हो गई log 2, और ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितनी आसानी से ये आंसर आपके सामने आ गया है। ठीक है, अब एक कदम ये हो गया, अब एक कदम और बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये देखिए यहां पर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स की बात कर रहे हैं, और यहां पर खैर ये डिफरेंशिएशन की वैल्यू लगता है पढ़ी है, v ds अपॉन dt एक्सेलरेशन dv बाई dt और v dv बाई ds। तो एक सवाल है, इसको छोड़ते हुए ये डिफरेंशिएशन की कहानी है, इस सवाल को लेते हैं जो आपको और आइडिया देगा। फिजिक्स से ज्यादा ऐसे सवाल करते रहते हैं आप। तो ये मैं यहां पर कलर को थोड़ा व्हाइट ले लेता हूं। A particle is moving under constant acceleration a is equal to this one. If the position and velocity of the particle at start, position और velocity particle की शुरू में t बराबर 0 पर x नॉट थी पोजीशन, और velocity कितनी थी v नॉट। Then find the displacement and velocity on a function of time. हमें displacement function of time और वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। यहां पर जो कहानी है, O पर t बराबर 0 पर x था हमारा x नॉट, v था हमारा v नॉट। कहीं पहुंचे हैं पॉइंट A पर, टाइम हो चुका है t, मान लेते हैं ये x पोजीशन बनी, ये x नॉट है, ये x है, और v बन गई हमारी v की बराबर। एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है, वी हैव a इज इक्वल टू 3t प्लस 4t स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को हम dv बाई dt भी लिखते हैं, आपको पता होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt, यानी हम लोग 3t प्लस 4t स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं। अब dt को इधर पहुंचा दीजिए, देखिए dv इज इक्वल टू 3t प्लस, क्योंकि वेलोसिटी निकालने का जिक्र है ना, तो ये वेलोसिटी इधर से निकलेगी 4t स्क्वायर, और ये पहुंच गया dt इधर। अब यहां पर हम इंटीग्रेट कर देंगे, देखिए dv है ना, इसको इंटीग्रेट करते हैं कहां से कहां तक, v नॉट से v तक, v नॉट से v तक। ठीक, और यहां भी लिमिट कैसे रखते हैं, कई बच्चों को इसमें तकलीफ रहती है। तकलीफ की कोई बात नहीं, t है ना, t कब से 0 से लेकर t तक, तो यहां लिख दो 0 से t। ये जो लिमिट रखी जाती है वो इधर जो dt या dv है उसके रेस्पेक्ट में रखी जाती है। जब dv है तो v के रेस्पेक्ट में रखो, जब dt है तो t के रेस्पेक्ट में रखो। खैर एनीवे, ये एक्सप्रेशन आपको बोथ साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां वैल्यू देखिए क्या मिल जाएगी, ये 1 है ना यहाँ, तो ये वैल्यू आ जाएगी v, और इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन में v नॉट इधर, v इधर। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी पहले 3t स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 4t क्यूब अपॉन 3। इंटीग्रेट अलग अलग इंटीग्रेट किया, और 0 टू t अलग अलग भी लगा सकते हैं, पूरे एक्सप्रेशन में भी 0 टू t का हम लोग एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा दोनों से आंसर सेम आएगा। 0 टू 2 ऐसे लिखें, करना तो वही है बेसिकली, और ऐसे लिखें, मैं इसलिए कह रहा हूं कंफ्यूज ना हो आप। ये भी करेक्ट है, और एक साथ 0 टू t, क्योंकि एक साथ किया, एक साथ 0 टू t लगा दिया। बात को पकड़ने में आपको आसानी लगी होगी, थोड़ा कलर बदल लेना उचित रहेगा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब यहाँ t तो पड़ा ही हुआ था, बाकी 0 रखोगे तो खत्म ही हो जाएगा सब, पकड़ ही पा रहे होगे। तो पहली बात यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3/2
और ये टी रखा है यहां पर, तो ये पूरी एक्सप्रेशन ऐसे ही आ गया। ले देखिए, ये देखिए कैसे मिला, 3/2 टी स्क्वायर प्लस 4/3 टी क्यूब। उम्मीद है ये बात आप पकड़ पा रहे होंगे। और फिर जीरो वैल्यू पुट करोगे तो यहां जीरो डालोगे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये देखिए, ऐसे तो ये तो पूरी वैल्यू जीरो हो गई, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई जीरो आ जाएगा। यहां वैल्यू क्या आएगी, यहां वैल्यू आएगी, अब ये वी नॉट को इधर ले जाते हैं तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस में हो गया प्लस 3/2 टी स्क्वायर प्लस 4/3 टी क्यूब। ये देखिए वेलोसिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्या मतलब है, इधर वेलोसिटी है और इधर टी बदलने पर v बदल जाएगा, फंक्शन ऑफ ए टाइम हो गया। तो ये बात आप समझ गए होंगे, ये क्या है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरा इन्होंने x की बात की थी, अब थोड़ा सा आपको दिखा दूं तो फिर आगे करूं इस क्वेश्चन को। यहां लिखा है डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी चाहिए। अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ही आप देखें, मैं कलर को फिर से बदलता हूं, इस v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt, इस v को। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt की, क्योंकि x चाहिए। और v नॉट तो हमारा कांस्टेंट है, उसको लिखे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4/3 टी क्यूब। अब देखिए इसी एक्सप्रेशन में t को उधर ले जाओ, dx को इधर रख लो, तो ये मैंने यहां dx लिखा और v नॉट प्लस 3/2 टी स्क्वायर प्लस 4/3 टी क्यूब और dt को इधर लिखा। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। x के रेस्पेक्ट में कहां से कहां जा रहे हैं, x नॉट से x, और dt के रेस्पेक्ट में कहां से कहां जा रहे हैं, 0 से t। ये लिमिट लग गई बहुत ही प्यार से। फिर एक कदम आगे बढ़ाते हैं और बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहां पर x, लोअर अपर लिमिट हुई x नॉट x, आगे उसको इंटीग्रेट करने की तरफ चले तो आप लिख दोगे v नॉट इंटू टी प्लस 3/2 इंटू टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 4/3 टी की पावर 4 अपॉन 4, और इस पूरे का आप 0 टू टी मामला रख देंगे जो उन्होंने सीखा है। तो आप पिछले सवाल में कर चुके हैं, जब आप टी रखोगे तो यही एक्सप्रेशन आएगा, उसके बाद -0 रखोगे तो जहां जहां टी है वो सब खत्म हो जाएगा, यानी ये वैल्यू हो गई x माइनस x0। ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसे ही v नॉट टी, 3 से 3 कट गया तो ये आ गया 1/2 2 क्यूब, 4 से 4 कट गया तो 1/3 टी की पावर 4। ये एक्सप्रेशन माइनस हर जगह 0 डाल दोगे, v नॉट इंटू 0 3/2 0 क्यूब अपॉन 3। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको थोड़ा अजीब ना लगे और आप आसानी से बातों को पकड़ लें। अब ये 0 0 जगह मल्टीप्लाई और साफ हो गया। अब यही वैल्यू बची, तो यहां पर x कितना आ गया, x नॉट को उधर ले जाओ तो x नॉट प्लस v नॉट इंटू टी प्लस हाफ टी क्यूब प्लस 1/3 टी की पावर 4। ये देखिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए फंक्शन ऑफ, मैंने अपनी तरफ से बहुत ही सारी चीज लेने की कोशिश की है। x इधर है और ये टाइम 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 आ रहा है ना, टाइम बदलने पर x बदल जाएगा, तो x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इस तरह से जो आपकी नीट फिजिक्स के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन चाहिए उसको मैंने पूरा बताने की कोशिश की है और इससे आपको काफी मदद मिलेगी। मोटी भाषा में डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी बड़ी चीज को
छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना, जितना छोटा कर सके। dx तभी आता है, और तब इसकी स्टडी करना। कहां कहां करते हैं आपने देखा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, यानी जोड़ना। तो किसी भी चीज को जोड़ने की तरफ हम बदलते हैं। कोई चीज बदलाव ले रही है तो कैसे जोड़ेंगे, वो हमने सीखा, और कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसका प्रेजेंटेशन चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके आप टेलीग्राम अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।